ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर, इस देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो में। और वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है। और इसका आपके सुझाव के अनुसार इसका लघु रूप भी अलग से वीडियो पोस्ट होता है नित्य। तो इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह यूट्यूब से लिए, डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं और छवि गूगल से ली गई है। साथ ही साथ हम इसकी जो प्रस्तुति है, डेटा का संकलन कर वरुणेश्वर द्वारा डेटा का संकलन किया गया और आप तक हम यूट्यूब के सौजन्य से माध्यम से सफल पूर्वक पहुंचा पाने में इस प्रस्तुति को सफल हो रहे हैं। तो देर न करते हुए हम ले चलते हैं आपको दैनिक पंचांग के पहले भाग में। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के पहले भाग में। आज का दिनांक 1 मई 2025, विश्व का मजदूर दिवस, वैशाख माह, शुक्ल पक्ष, 1947, विश्व वसु शाका संवत और विक्रम संवत 2082 कलायुग। कलयुग का यह 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:13 पर, सूर्यास्त 6:20 पर। सनराइज एट 5:13 AM, सनसेट एट 6:20 PM। दिशा शुल दक्षिण है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने पड़े तो दही का सेवन कर यात्रा करें और यात्रा में शुभता बनाए रखें। पंचांग के 5 अंक: वार गुरुवार, तिथि दिन के 11:23 तक चतुर्थी, उसके बाद पंचमी, नक्षत्र अपराह्न 2:21 तक वृषरा, उसके बाद आद्रा, योग प्रातः 8:34 तक प्रतिकंड, उसके बाद सुकर्मा, करण प्रातः 11:23 तक वृष्टिभद्रा और तत्पश्चात रात्रि 10:13 तक बौ, उसके बाद बालव। और ये यहाँ पर हमारे दैनिक पंचांग की 5 अंक की प्रस्तुति समाप्त होती है। हम ले चलते हैं आपको महत्वपूर्ण मुहूर्त की ओर। इसके पूर्व की वहां चले, जरा भोलेनाथ का वास और उसका फल देख। तो भोलेनाथ जब तक शुक्ल पक्ष चतुर्थी है वे क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद पंचमी जैसे ही आरंभ होता है, भोलेनाथ का वास कैलाश पर्वत पर होता है, जो कि सुखप्रद है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:20 से 12:13 दिन तक, अमृतकाल दिन के 6:16 से 7:44 तक, पुनः अमृतकाल देर रात्रि 3:36 से प्रातः 5:07 तक। सर्वात सिद्धि योग आज नहीं है। रवि योग प्रातः 5:13 से 2:21 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:50 तक, गोधूली वेला संध्या 6:19 से 6:41 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:08 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जप तप, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:25 से 3:04 तक। यहाँ हम यह बताते चले कि राहु काल पर एक साप्ताहिक जो कैलेंडर है कि सप्ताह में कब कब होता है, इसकी प्रस्तुति हमने अलग से पोस्ट की है। थोड़ा सा समय का अंतराल हो सकता है स्थान समय और दिवस के अनुसार, किंतु साप्ताहिक कैलेंडर एक आपको एक तरह का सूचना देगा कि इस समय में
राहु काल हो सकता है, साप्ताहिक कैलेंडर। गुलिक काल प्रातः 6:08:30 से 10:08 तक, यमगंड प्रातः 5:13 से 6:51 तक, और वर्ज्य मुहूर्त रात्रि 10:18 से 11:49 तक। भद्रा प्रातः 5:13 यानी सूर्योदय से दिन के 11:23 तक। आज भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो शुभ है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब हम आपको ले चलते हैं ग्रहों की आकाशीय स्थिति यानी गोचर पर, जो स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे के समय का है। चंद्रदेव अपनी चंद्रदेव वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ चुके हैं और अपने ही नक्षत्र रोहिणी से निकलकर मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में आ गए। और शेष ग्रह अपने पूर्ववत की राशियों में, सूर्यदेव मेष में, चंद्रदेव के बारे में बताया मिथुन में, मंगल देव कर्क में, बुध मीन में, बृहस्पति देव वृषभ में, शुक्र देव मीन में, शनि देव मीन में, राहु देव मीन में और केतु देव कन्या में। इस प्रकार बृहस्पति देव वृषभ राशि में है जिसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र देव मीन राशि में है जिसके स्वामी बृहस्पति देव है। अतः ये बृहस्पति तथा शुक्र देव का आपस में राशि परिवर्तन है। नक्षत्र के अनुसार इस प्रकार यदि देखें, मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं, और बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं। सूर्य और शनि को छोड़कर बुध की राशि में भी 2 ग्रह हैं, और शेष सूर्य और शनि को छोड़कर सभी शेष राशियों में, ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। हम ग्रहों का नक्षत्र के साथ संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। ये 2 ग्रह जो अपने नक्षत्र में है वे क्रमशः बुध और शनिदेव है। इस प्रकार राहु केतु और चंद्रमा के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और मंगल के नक्षत्र में दो ग्रह। इस प्रकार शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 1 ग्रह, शनि देव और मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। यहाँ थोड़ी त्रुटि हुई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। तो यदि देखा जाए, शुक्र के नक्षत्र में 1 ग्रह है, मंगल के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, शनि के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, बुध के नक्षत्र में 1 ग्रह है, और बृहस्पति के नक्षत्र में 1 ग्रह है, सूर्य के नक्षत्र में 1 ग्रह। राहु केतु व चंद्रमा स्वतंत्र ग्रह है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। हम आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में, और दूसरा भाग जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कैसा फल देते हैं उस पर है। इसे नव तारा चक्र बोला जाता है, तारा बलम भी बोला जाता है। जब हम चंद्रमा के गोचर से संबंध इसका निकालते हैं तो तारा बल होता है। ये विशेषकर दिन के बारे में बताता है कि वह दिन चंद्रमा का गोचर का फल क्या होगा, किंतु नव तारा चक्र पद्धति पर ही आधारित है, और नव तारा चक्र जातक के
चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, दशा महादशा का फल क्या होगा, विभिन्न संबंधों का, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, सगे हो या कार्यालय से संबंध रखते हो, उनसे संबंध कैसे रहेंगे, आपके पार्टनर कैसे होंगे, व्यवसायिक पार्टनर, उनके साथ संबंध कैसा होगा, यह आपको अग्रिम इंगित करता है नवतारा चक्र, और शांतिपूर्वक इंगित करता है। आप खुद भी जान सकते हैं नवतारा चक्र पर, और इसलिए हमने नवतारा चक्र पर अलग पोस्ट किया वीडियो, इसे जरूर सुने, बार बार सुने, और इस पर यदि कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता हो तो हमें दूरभाष पर, जो कि नीचे दी गई है, व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर ज्ञान का अपना जो शंका है जो भी वो समाधान कर सकते हैं, और ये प्रस्तुति को उपयोगी बना सकते हैं खुद के लिए। तथा जब आप खुद के लिए बनाएंगे तो आप अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के को भी लाभान्वित कर पाएंगे, और जिससे जनमानस लाभान्वित हो सकेगा। तो नौ तारा चक्र बिल्कुल तारा बल पर है, तारा बल नौ तारा चक्र समान ही है। अंतर केवल है कि यदि हम यहाँ पर, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, हम यहाँ पर चंद्रमा को लेकर चल रहे हैं, इस जगह पर यदि उस व्यक्ति का नक्षत्र डाल दें कि वह किस नक्षत्र में है, और अपना नक्षत्र के अनुसार इस रो में देखें, तो आपको पता चलेगा कि वह कैसा फल देने वाला है। तो चंद्रमा का गोचर उसी तरह से आप आज का कभी भी दिन भी कोई मुहूर्त देखना चाहें तो मुहूर्त भी इसी तरह से देखे जा सकते हैं, जो ताराबल के अनुसार देखे जा सकते हैं, और दशा महादशा का फल भी इसी तरह से कि कौन से ग्रह आपके लिए शुभ कारक हैं, कौन से पीड़ादायक हैं। जो पीड़ादायक ग्रह होंगे वे आपको अग्रिम सूचना देंगे कि यह इसमें पीड़ा हो सकती है, तो आप सावधान रह सकते हैं, और इस प्रकार जो पीड़ा की जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है या अशुभता की स्थिति। तो संक्षेप में बताते चलें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों का, चूंकि नक्षत्र ही ग्रह के मन होते हैं, और ग्रह जो फल देते हैं वो नक्षत्र के अनुसार ही देते हैं, तो 27 नक्षत्र हैं लेकिन ग्रह कुल 9 ही हैं। इसलिए 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व ग्रहों को मिलना था, तो इसको देने के लिए 3 श्रेणियां नक्षत्रों की रखी गई, जो उनका क्रम संख्या है पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। और इस तरह ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, जिसका आरंभ केतु से होता है और समाप्ति महादशा का अंतिम ग्रह वह बुध होते हैं। इस प्रकार हम कहें कि केतु, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनिदेव और बुध, यही क्रम होते हैं। तो इस क्रम में सभी को रखा गया ग्रहों को, और नक्षत्रों के समूह में से पहला, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो भी हुए उनका स्वामित्व तो पहले ग्रह को दिया गया, यानी पहला ग्रह हुए अश्विनी, 9वां घर 10वां घर 10वां नक्षत्र हुए माघा, और 19वां मूला, इनका स्वामित्व पहला ग्रह केतु को दिया गया। और इसी प्रकार कहें मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा का स्वामित्व मंगल को दिया गया, जो 5वां ग्रह हुए, और 9वां ग्रह
अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती का स्वामित्व, 9वां 18वां 27वां जो हुए उनका 9वां ग्रह को का स्वामी 9वां ग्रह के साथ उनका संबंध हुआ, यानी स्वामित्व बने। फलित कैसे करते हैं ये थोड़ा और महत्वपूर्ण है। नव तारा चक्र का सार यहीं पर है, ध्यान दें। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी से गिनती आरंभ होती है, और उस वहां से हम गिनती आरंभ करते हैं। और जो पहला ग्रह होते हैं वो मिश्रित फल देते हैं, शुभ अशुभ दोनों देते हैं। यह समय के अनुसार होता है, काल के अनुसार होता है, ग्रहों के अनुसार होता है कि आपके कौन से ग्रह कहां बैठे हुए। उसके बाद तीसरा पांचवा, पुनः बोल रहा हूं, पहला नक्षत्र मिश्रित फल, तीसरा पांचवा और सातवां जो ग्रह हुए वे पीड़ादायक होते हैं, और पीड़ा का जो इंटेंसिटी होता है सातवां का ज्यादा होता है, इसलिए उसे नैधन्य भी कहा जाता है। तो इस तरह से तीसरा पांचवा सातवां ग्रह जो भी होते हैं वे अशुभ फल देते हैं, और ठीक इसके विपरीत दूसरा चौथा छठा आठवां और नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फल देते हैं, अति शुभ फल भी देते हैं। और इसी पर नवतारा चक्र चलता है, और इसी पर यही तारा बल भी है। हमने यह सूचीबद्ध किया है यहाँ पर नीचे में बॉटम में कि पहला जन्म नक्षत्र जो बने यह जन्म नक्षत्र है, हरा में आपका दिखाया हुआ है कि शुभता है, पीला में जो पीड़ादायक है। ये तीन जो पीले में है वो पीड़ादायक है, इसलिए इन्हें पीड़ादायक बोला जाता है। तो ये इस तरह से आज का नक्षत्र को देखें जब चंद्रमा के गोचर के अनुसार, तो चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं 2:21 तक। उसके बाद अपराह्न 2:21 के बाद वे राहु के नक्षत्र आर्द्रा में चले जाएंगे। जिस जातक का जो जन्म हुआ है जिस नक्षत्र में, वहां इस रो से देखें, इधर मैं इंगित कर रहा हूं, इधर अगर उदाहरण स्वरूप किसी का जन्म यदि पुनर्वसु के नक्षत्र में हुआ, तो आज हम देखें कि पुनर्वसु के नक्षत्र में जन्मे जातक का जो समय है 2:21 तक शुभ है, और उसके बाद भी शुभ है। किंतु वही अगर हम पहले ठीक उसके पहले को देखें, आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए जो पहला भाग है 2:21 तक शुभ है, उसके बाद मिश्रित है। और यदि ठीक बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएं, पुष्या नक्षत्र में, अनुराध शनि के नक्षत्र में पुष्य अनुराधा और भाद्रपद में यदि किसी का जन्म हुआ है, तो पहला भाग आपका पीड़ादायक है और दूसरा भाग शुभ है। इस तरह से हम परिणाम देखते हैं। आशा करते हैं कि यह आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा तथा उपयोगी भी। तो आपसे आग्रह ही करते हैं कि जीवन में शुभता लाने के लिए यह जो पद्धति है यह बहुत उपयोगी है। इससे नव तारा चक्र का जो वीडियो है वो आप देखें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दें। आपके सुझाव के अनुसार हमने नव तारा चक्र का जब वीडियो डाला था तो कुछ लोगों का सुझाव आया कि प्रैक्टिकल वीडियो देख कर बताया जाए, और वह भी हमने पोस्ट किया है। आप जरूर देखें और लाभान्वित हों, और साथ ही साथ खुद लाभान्वित हों, ज्ञानवर्ध आप ज्ञान अर्जन भी करें, और अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं से जरूर साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी अशुभता नगण्य हो, शुभता ज्यादा हो। तो चलते हम अगली प्रस्तुति में। अभी हमने देखा नौतारा चक्र पर, हम आपको ले चलते हैं अब राशि के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है।
यह चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, अभी चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे उसके अनुसार हम देख रहे थे, चंद्रमा जिस राशि में है आपके जन्म पत्रिका में, और चंद्रमा आज जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर कैसा फल होने की संभावना है, जिसे चंद्र बलम कहा जाता है। तो आज चंद्रमा की राशि में परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा मिथुन राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए मेष राशि, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि वालों के लिए दिन शुभ होने के संकेत हैं। वहीं अन्य राशि वालों के लिए जो सूची में दी गई है, थोड़ा अशुभता हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये रहे हमारे राशि के अनुसार चंद्रबल, जो इसे कहा जाता है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में हो और आज का चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों को मिलकर यह फल निकाला जाता है और चंद्र बल इसे कहा जाता है। इष्ट देव का ध्यान धरने का तात्पर्य यह है, कुछ लोगों का सुझाव आया था कि किसी भी धर्म के लोग हैं, वे अपने मजहब से संबंधित जो भी उनके जिनकी आराधना करते हैं, जिन्हें वे पूजते हैं, उनका ध्यान रखें। यानी रिमेंबर, प्रे टू द गॉड, इसको अंग्रेजी में कहें, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट एंड रिलीजन। हम आपको अब ले चलते हैं अपने तीसरे भाग से चौथे भाग की प्रस्तुति में, जो कि चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है। और यह हमने अभी दिन देखा कि दिन कैसा होने की संभावना है। एक अवधि समय हम देखते हैं कि कौन सी अवधि समय किस कार्य के लिए हमारे लिए उपयुक्त है, और कौन सी अवधि हमारे लिए अशुभता लिए हुए। इसमें न तो चंद्रमा का गोचर है, न आपका कोई कुंडली से संबंधित है, लेकिन इसको देखने के पूर्व इसे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसकी उपयोगिता काफी है। इस चंद्रमा, यह चौघड़िया ज्योतिष जो होता है, ये एक अशुभ अशुभ और अशुभ काल दिखाता है। और चौघड़िया ज्योतिष की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, किसी भी शुभ काम करने के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है, चाहे पूजा पाठ हो या कोई कार्य हो। और कोई व्यक्ति यदि कोई मुहूर्त नहीं भी देखना चाहे, तो कम से कम इस चौघड़िया का जरूर देखना चाहिए। और यही वजह है कि चौघड़िया की उपयोगिता के देख को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया नाम से अलग अलग वीडियो डाला है, जिसमें चौघड़िया के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है। आप उसे सुने, लाभान्वित हों, और मित्रों, परिजनों और अपने शुभचिंतकों को भी लाभान्वित करें, ताकि उनके जीवन में भी शुभता बनी रहे, शुभता ज्यादा हो और अशुभता का नामो निशान न रहे। तो संक्षेप में यहां बता दें कि दिन के प्रहर कुल 8 होते हैं, रात्रि के 8 होते हैं, इसलिए चौघड़िया 8 होते हुआ करता है। किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो होता है, वो पहला चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। इसलिए आप यहां भी देखेंगे, जो चौघड़िया पहला है, चाहे दिन का या रात का, वही फिर अंतिम चौघड़िया दिन का और रात का वही चौघड़िया पुनः रिपीट हुआ है, उसका दोबारा उसका प्रयोग हुआ है, या आता है। अब सप्ताह सभी इससे स्पष्ट हो गया कि 7 चौघड़िया का संबंध सप्ताह के 7 दिनों से।
यानी दिन जो भी होता है सप्ताह का दिन, उसी से चौघड़िया दिन का चौघड़िया आरंभ होता है। तो सप्ताह के 7 दिन और 7 चौघड़िया, सातों चौघड़िया सप्ताह के सातों दिनों से संबंध और संबद्ध है। अब सातों दिन के स्वामी, रूलिंग प्लैनेट, शासक ग्रह, अलग अलग 7 ग्रह हैं। तो हम कह सकते हैं 7 चौघड़िया के स्वामी 7 ग्रह बने, और उन सातों ग्रहों को एक विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। उन कार्यों की सूची हमने चौघड़िया की उपयोगिता और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया में रखा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त होता है। तो हो गई ना बात कि विशेष प्रयोजन के लिए कौन सा मुहूर्त आपके लिए उपयोगी होगा और कौन सा। जब हम इसको देखते हैं तो जरूर ये देखें कि दिन का जो चौघड़िया होता है उसमें अशुभता राहु काल, काल बेला और वार बेला की होती है, और रात्रि का काल रात्रि की होती है। तो कहीं दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला से कोई चौघड़िया तो ग्रसित नहीं है, अधिव्याप्त नहीं है। यदि वह है तो वैसे समय को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह चौघड़िया शुभ फल का तो दूर, अशुभता ज्यादा देगी। और राहु काल विशेषकर, इसलिए उस चौघड़िया का त्याग देना चाहिए। अब आते हैं आज का चौघड़िया, 1 मई 2025, दिन गुरुवार। गुरुवार का चौघड़िया शुभ चौघड़िया हुआ करता है, जो विवाह आदि शुभ कार्यों के से संबंध रखता है, जिसके आयु लंबी होती है। वहीं रोग चौघड़िया मंगल से है, जो दुश्मनों को परास्त करने के लिए। दुश्मन का तात्पर्य केवल प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन नहीं है, परोक्ष रूप से दुश्मन होते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है, कंपटीशन देना चाहता है, तो उसके लिए अन्य व्यक्ति दुश्मन ही हुए, क्योंकि उनको जब तक परास्त नहीं करेगा तब तक वह कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। उसी तरह उद्वेग चौघड़िया सूर्य से संबंध रखता है, जो सरकारी कार्यों से संबंध है। चर चौघड़िया सामान्य सुख सुविधा के लिए है, शुक्र से संबंध रखता है, लक्ष्मी से संबंध रखता है। लाभ चौघड़िया विद्या अर्जन से है, बुद्ध से संबंध रखता है। अमृत चौघड़िया आपके सभी कार्यों के लिए उपयुक्त है। और काल चौघड़िया, जो यह अमृत चौघड़िया सोमवार से संबंध है, चंद्रमा से इसके स्वामी बनते हैं। और काल चौघड़िया दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है, शनि से संबंध है इनका। तो आज का चौघड़िया है, अमृत चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और संध्या का शुभ चौघड़िया, प्रातः का नहीं, प्रातः का शुभ चौघड़िया, चूंकि बृहस्पतिवार है इसलिए शुभ चौघड़िया 2 बार आए हैं दिन का, आदि और अंत दोनों। तो शुभ चौघड़िया वार बेला से ग्रसित है। इन 3 चौघड़िया को त्याग देना चाहिए। उसी तरह रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया 11:46 से 1:08 तक है, वो काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर लघु प्रस्तुति। आशा करते हैं यह आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी होगा, और इसे आप नित्य प्रयोग करेंगे, यही, ताकि आपके दिन में, आपके जीवन में शुभता बना रहे, हर एक कार्य आपका सुफल दे। इन्हीं आशा के साथ हम आपको ले चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में। यह अंक ज्योतिष से संबंध रखता है, सीखने के लिए भी है और आसान भी है, इसके उपयोग करने के लिए और सावधान भी करने के लिए। अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंकों का एकल अंक ही प्रयोग में आता है, और यदि अंकों का समूह हमें मिल गया
तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है और तब गणना की जाती है। यदि कोई हमें शब्द मिल गए तो शब्द को अंकों में परिवर्तन करते हैं उनके अक्षरों के अंकीय मूल्य से, और फिर प्राप्त अंक या अंकों का समूह को में जो भी अंक आए उनको जोड़कर एकल अंक बनाया जाता है। और इस तरह से अंकों में महत्वपूर्ण जो अंक होते हैं वो हमारे जन्म तिथि तथा जन्म तिथि वर्ष माह होते हैं। जन्म तिथि के अंकों का योग अगर एकल अंक हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दो अंक में है तो उसको जोड़ते हैं तो वो मूलांक बनता है। और वर्ष माह तथा तिथि को जोड़ते हैं तो वह भाग्यांक बनता है। यह आज के जो हमने प्रस्तुति दी है उसके लिए भी लागू है और किसी जातक के लिए भी। और यदि इस जो मूलांक और भाग्यांक में आपस में संबंध अच्छे नहीं हुए, या हम जन्म लिए बहुत अच्छे नंबर से, मूलांक और भाग्यांक बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपस में तालमेल बहुत है, अति मित्र हैं, मित्र हैं, किंतु हम उसके बाद अपना नाम उसमें जोड़ दिए जो कि शत्रु का हो गया, कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, हमारा मोबाइल नंबर जो है कंपैटिबल नहीं हुआ, तो हमें फल जो है में प्रॉब्लम आएगी, फल लेने आने में, फल लेने में। तो इस प्रकार हम अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक भाग्यांक से अन्य अंकों को उसके बाद, क्योंकि जीवन में हम जब जन्म लिए हैं, सांस लिए, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि वर्ष माह ही था और वही जीवन पर्यंत चलता है मूलांक और भाग्यांक के रूप में। कुछ लोग इसे, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसे ड्राइवर और कंडक्टर भी कहा करते हैं। तो यह मूलांक और भाग्यांक तथा बाद में जितने अंक आने वाले अंक हुए हमारे जीवन में, वे सभी का संबंध मूलांक और भाग्यांक से देखा जाता है। तो आज का दिन कैसा होगा, यह आज के भाग्यांक जो हुए 6 अंक, क्योंकि आज का दिन हम जोड़ते हैं तो मूलांक 1 होता है और सभी अंकों को जोड़ दिया गया तो 6 होता है। तो 6 अंक का विभिन्न मूलांक वालों से कैसा संबंध होगा, परिणाम क्या होंगे, यही फल आज के दिन का है। तो 1/10/1928 को जन्मे जातक के लिए मूलांक 1 होता है, सूर्यदेव इनके स्वामी होते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, दोनों 1 और 6 आपस में मित्र संबंध रखते हैं, 3.5 स्टार है, 80 से 90% सफलता का दर है। 1 और 6 का मित्र जरूर है, अति मित्र नहीं है, इसलिए शख्स जो सफलता का दर है वो मीडियम होने की संभावना है। 2/11/2029 जिसका किसी भी माह का जन्म, चंद्रदेव इनके स्वामी, 2 और 6 में तटस्थता का संबंध, न्यूट्रल, 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 40% सफलता का दर होने की संभावना है। और यदि जातक मीडिया से संबंध रखता है या व्यवसाय से संबंध रखता है तो हो सकता है इसके लिए ज्यादा शुभकारी हो। 3/12/2130 को जन्मे जातक, 3 मूलांक होता है, बृहस्पति देव स्वामी होते हैं, 6 के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। बृहस्पति देव और शुक्रदेव में आपस में अति शत्रुता है, इसलिए संबंध जो स्टार मिल रहे हैं 0, 0, और सफलता का दर भी अच्छा नहीं होने की संभावना है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 4/13/22/31 को जन्मे जाता है, 4 मूलांक होता है, राहु देवी के स्वामी होते हैं, 3 उत्तम होने की संभावना है, 4 और 6 का संबंध मित्रता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर है। और यदि ये जातक मीडिया में काम करते हैं, जो कि मीडिया संचार से संबंध रखता है, और या एक्टिंग से संबंध रखते हैं जो ग्लैमरस का है, तो वह इनके लिए शुभकारी होता है।
वहां प्रत्यय जो सक्सेस का रेट है वो बढ़ सकता है। 5, 14, 23 तारीख वाले जन्म जातक, 5 मूलांक, बुध देव इनके स्वामी, और 5 अंक जो होता है 1 और 9 के बीच का मध्यस्थ अंक है, बैलेंस अंक बोला जाता है इसे, उत्तम दिन का होने की संभावना है। मित्र हैं आपस में 5 और 6, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का दर है। शिक्षा के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन एक यदि जातक ऑकल से संबंध रखे, संचार से रखे, मीडिया से रखे, ग्लैमरस पर रखे, तो 5 स्टार तक भी मिल सकते हैं। चूंकि बुध देव राजकुमार हुए और संचार इसमें साधन है, और शुक्र खुद ही ग्लैमरस के हैं। 6 मूलांक वाले, 6, 15, 24 तारीख जिनका जन्म तिथि होता है किसी भी माह का, शुक्र इनके स्वामी होते हैं। 6 और 6 का आपस में मित्र का संबंध है। 4 स्टार मिल रहे हैं, 100% सफलता का दर है, और सभी स्थिति में यह 6 और 6 का संबंध अच्छा होता है, इसलिए इसे सुपर सक्सेसफुल कहा जाता है। 7 मूलांक वाले, 7, 16, 25 जिनका जन्म है, केतु देव उनके स्वामी है। दिन उत्तम होगा होने की संभावना है, 7 और 6 का संबंध मित्रता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। अगर खेल कूद से संबंध जातक रखते हैं तो उन्हें सफलता ज्यादा मिल सकते हैं। 8, 17, 26 तारीख को जन्मे जातक, 8 मूलांक बनता है किसी भी माह का, 8, 17, 26 को जन्मे, 8 मूलांक हुआ इनका, शनिदेव स्वामी बने, और 8 और 6 का संबंध मित्रता का। दिन उत्तम होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर है। और ये कानून और मीडिया, चूंकि शनि कानून से संबंध रखते हैं और 6 मीडिया से संबंध रखते हैं, इसलिए यदि मीडिया से और कानून से इनका संबंध है तो दिन सफलता का दर उत्तम होने की संभावना है। 9, 18, 27 तारीख को जन्म जातक, 9 मूलांक बनता है, मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। 9 और 6 का संबंध शत्रुता का है, इसमें 3 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर है। फिर भी यदि जातक मीडिया में रहता है और कंट्रोवर्सी से दूर रहता है तो सफलता का दर होने की संभावना है, ज्यादा होने की संभावना। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के अंतिम प्रस्तुति। और आप हमसे बने रहे हमारे साथ, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और यह प्रस्तुति, दैनिक पंचांग की प्रस्तुति जो है, डेटा हमने जो भी प्रयोग किया, जो पहले भी कहा था, प्रस्तुति के आदि में कि त्रिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंची है। यदि हमारे पहले दर्शक या श्रोता हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे हर पोस्ट की सूचना आपको मिल सके और आप लाभान्वित हो सके, खुद भी आपके लिए ज्ञान वर्धक हो हमारी प्रस्तुति, तथा उपयोगी भी हो, जीवन में शुभता लाए, शुभता लाए, और अशुभता कम हो, बल्कि नगण्य हो, शुभता लाए, और साथ ही साथ अपने मित्रों, परिजनों, चिंतकों के जीवन में भी शुभता ला सके, इसके लिए उन्हें साझा जरूर करें, प्रस्तुति को भी और चैनल को। और अंत में आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि उस फीडबैक के आधार पर हम जो प्रस्तुति होते हैं उसमें जब त्रुटि होती है, हमारी नेत्रों से उसे हम नहीं देख पाते, तो आपके नजरों में जो भी त्रुटि है वो फीडबैक से दें, या जो नई प्रस्तुति आप इसमें ऐड करना चाहते हैं इस प्रस्तुति में, या अलग से
तो हमें साझा करें अपने कमेंट देकर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस पर अमल करने का प्रयास कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कल तक के लिए, जब हम दैनिक प्रस्तुत का नया रूप, नया दिन का नया रूप में हम आपके समक्ष ला सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो। दिवस के स्वामी बृहस्पति देव की असीम कृपा बनी रहे तथा हरि विष्णु का आशीष की वर्षा होते रहे। दिन आपका शुभ हो, अति शुभ हो, अशुभता नगण्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं कल तक के लिए। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।